अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, इस वीलॉग के अंदर ईरान अमेरिका के मामला के हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ सऊदी अरब के हवाले से सबसे बड़ी खबर मेरे ख्याल में अब तक की यह है कि सऊदी अरब की सरजमीन के ऊपर पहला हमला बाकायदा तौर पे हूसियों की जानिब से हो चुका है। पहले सऊदी ऑयल टैंकर्स को तो निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब सऊदी सरजमीन के ऊपर भी जो है, और बेसिक सबसे बड़ा जो उनका नर्व सेंटर है, जो उनका बेसिक आप समझ लीजिए इंग्रेडिएंट है इकोनॉमी का, ऑयल, उसकी रिफाइनरी को जो है वो हिट किया गया। इसकी सारी डिटेल्स अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ ही साथ भारत में जनाब कॉकरोच जीत गए हैं, जिन्हें कॉकरोच कहा गया था। कॉकरोचों ने जनाब मोदी हुकूमत को नीचे गिराने के ऊपर मजबूर कर दिया है, पटक के उनको ज़मीन के ऊपर मारा है और बड़ी कामयाबी उन्होंने जो है वो हासिल की। यू हैव टू गिव इट टू देम। लेकिन जाहिर बात है इससे बहुत से सबक भी निकलते हैं। मैं ज़रा उसको एनालाइज करूंगा वीलॉग के अगले पोर्शन में जाके। लेकिन सबसे पहले आपसे यही दरख्वास्त कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप अगर हमारी वीडियोज़ देखते हैं, इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अच्छा जी, सबसे पहले ज़रा सऊदी अरब के हवाले से बात करेंगे। हफ्ते के रोज़ सऊदी अरब के शहर जाजान में वाक़ सऊदी अरामको की ऑयल रिफाइनरी में आग लगने की जनाब इतला सबसे पहले मौसूल हुई। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली इतलात और सेटेलाइट से हासिल होने वाली आग की निशानदेही के डेटा के मुताबिक ये वाक़या हूसियों के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद जो है वो पेश आया है। बाय द वे, एक स्टोरी अभी मैंने आपको डोनाल्ड ट्रंप के डर के हवाले से भी देनी है कि उनका जो जहाज़ है उस पर ईरानी मिसाइल जो है वो आके हिट होने का ख़तरा था, और डोनाल्ड ट्रंप किस तरह डरा है इसकी डिटेल्स भी अभी मैं थोड़ी देर में दूँ। लेकिन कमिंग बैक टू सऊदी अरब, सोशल मीडिया के ऊपर जो तस्वीरें जो शेयर हुई हैं और जो वीडियो सामने आई हैं, उसके अंदर दूर से ही काला धुआं उड़ता हुआ जो है वो दिखाई दे सकता है, कि यानी इसका मतलब है कि बड़ा ही ज़ोरदार किस्म का धमाका जो है उस ऑयल रिफाइनरी में हुआ है। और सेटेलाइट से जो इमेजरी सामने आई है उसने भी तस्दीक की है कि अरामको के अंदर जो है उसकी रिफाइनरी के अंदर जो है ये आग लगी है। ये आग हूसियों के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद भड़की, जिन्हें मुबैना तौर पर सऊदी शाही फ़िज़ाइया की जानिब से यमन की बंदरगाही शहर अल हदीदा पर किए गए हमलों के जवाब के अंदर जो है वो किया गया। सऊदी अरब के महकमा शहरी दिफा ने हफ्ते के सुबह यनबा, गवर्नियर और जाज़ा सूबे के रहायशियों को मुमकिन ख़तरे से खबरदार किया, ताहम ख़तरे की नौयत वाज़े नहीं की गई। कुछ देर बाद शहरी दिफा ने ऐलान किया कि दोनों इलाकों में खतरा टल चुका है और वार्निंग वापस ले ली गई। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान या माली नुकसान की सरकारी इतला जो है वो नहीं मिली। इलाक़ाई मीडिया के मुताबिक जाजान में कम से कम 5 धमाकों की आवाज़ें जो है वो सुनी गई हैं, जबकि इस इलाके की जानिब आने वाली बाज़ तजारती परवाज़ों का रुख जो है वो मोड़ दिया गया है। इसके साथ साथ ये वीडियो भी जो है वो आप देख सकते हैं, ये जाजान की है, जहाँ पे कई घंटों बाद भी ये जो हमला हुआ है हूसियों की जानिब से, कई घंटों के बाद भी जो है वहाँ पे काले बादल जो है वो देख सकते हैं, और वहाँ पे आग लगी हुई है, बड़ी शदीद आग, मतलब कई किलोमीटर दूर से जो है वो आग देखी जा सकती है। फ़िलहाल उस इलाके को ऑब्वियसली कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है कि पब्लिक जो है उस एरिया के करीब ना जा सके। साथ ही साथ ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, मुझे बार बार ना आपको सोर्सेज बताने पड़ते हैं ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो किस हद तक ठीक है या नहीं है वो आप खुद जज कीजिए, लेकिन हम सिर्फ आपको ये बताएंगे, आपको सोर्स, ताकि हम बता सकें कि एक्चुअली कहाँ से रिपोर्ट किया जा रहा है। तो फारस न्यूज़ एजेंसी है, जो कि एक ईरानी न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने ये दावा किया है कि यमन की जानिब से या हूसियों की जानिब से हमलों के बाद जो है वो सऊदी अरब के जाजान और यनबा हवाई अड्डों पर ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। यमन की जानिब से सऊदी अरामको की तेल तनसीबात पर हमलों के बाद सऊदी अरब के यनबा और जाजान हवाई अड्डों पर परवाज़ें आर्जी तौर पर फ़िलहाल मुअत्तल कर दी गई हैं। इसी दौरान फ़िज़ाई आमदोरफ़्त की निगरानी करने वाले डेटा के मुताबिक सऊदी फ़िज़ाई हदूद के बाज़ हिस्सों में परवाज़ों का निज़ाम मुतासर हुआ है, जबकि मुतअद्दिद तैयारों का रुख मोड़ दिया गया है या उनकी परवाज़ों में ताख़ीर की जा रही है। अब इसमें 2-3 फैक्टर्स होते हैं आमतौर पर जो फ़्लाइट ऑपरेशंस कैंसिल किए जाते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी वजह तो ये होती है कि जब किसी जगह के ऊपर इतनी बड़ी आग लगी हो तो काला धुआं जब वो फ़िज़ा में जाता है तो उसकी वजह से भी जो पायलट्स होते हैं, जो जहाज़ होते हैं, उनको फ़्लाइंग के अंदर जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अगर ख़ास तौर पे अगर एयरपोर्ट जो है वो कहीं करीब हो तो एक और बहुत बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो आमतौर पे एक तो इस वजह से किया जाता है। दूसरी इसकी बहुत बड़ी वजह जो होती है वो ज़ाहिर बात है, एक डर इस बात का होता है कि अगर कोई मिसाइल्स अगर इस जगह आके गिर रहे हैं, एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर गिर रहे हैं, तो ये ना हो कि रास्ते में जो है अगर कोई पैसेंजर प्लेन जो है वो जा रहा हो तो कहीं वो हिट हो जाए। दूसरी ये वजह होती है। तीसरी वजह जो है ऑब्वियसली लोगों को अपनी जान का ख़तरा होता है, तो लोगों का डिपार्चर अराइवल सारा ही स्केड्यूल जो है वो हिल जाता है। तो इसलिए भी आम तौर पे फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो मुअत्तल किए जाते हैं। ये नहीं है कि इन 2 हवाई अड्डों के ऊपर जो है कोई अटैक्स हुए हैं, लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशंस के तौर पे जो है इन 2 सऊदी हवाई अड्डों के हवाले से फ़िलहाल फारस न्यूज़ एजेंसी ये रिपोर्ट कर रही है कि वहाँ पे ऑपरेशन जो है वो मुअत्तल आर्जी तौर पे किया गया है। इसके साथ साथ ये कुछ और सेटेलाइट डेटा भी जो है वो ये सामने आया है इस रिफाइनरी के हवाले से,
और नासा के मुताबिक आग की निशानदेही करने वाले निज़ाम की ताज़ा सेटेलाइट तस्वीर में सऊदी अरब के साहिल बहरा अहमर पर वाक़ जज़ान रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में फ़ाल आग जो है वो देखी गई है, जिससे जोग्राफियाई महल वक़ूअ की बुनियाद पर सामने आने वाली हमले की वीडियोज़ की आज़ादाना तस्दीक होती है। ये रिफाइनरी रोज़ाना 4 लाख खाम तेल प्रोसेस करने की सलाहियत रखती है और सऊदी अरब की जदीद तरीन और बड़ी ऑयल रिफाइनरीज़ में इसका शुमार होता है। इतलात के मुताबिक कम से कम 5 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए जो सऊदी जंगी तैयारों की जानिब से अल हदीदा पर बमबारी और हूसियों की जानिब से जवाबी कार्रवाई में मजीद शिद्दत के ऐलान के सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर हुए हैं। सो जो चीज़ अभी तक सिर्फ धमकियों तक, तड़ियों तक जो है वो महदूद थी, अब वो प्रैक्टिकली होना शुरू हो गई है और सऊदी जितने भी एसेट्स हैं, चाहे वो समंदर में हो या ज़मीन के ऊपर हो, उनको हिट किया जा रहा है। और आप मेरे ख्याल में अच्छी तरह जानते ही हैं कि सऊदी अरब के लिए ऑयल जो है या तेल जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर एक ऑयल रिफाइनरी को जो हिट किया जाता है तो ये ज़हन में रखिएगा कि सिर्फ उस दिन का नुकसान नहीं है, उस ऑयल रिफाइनरी ने हिट होना है, वहाँ पे प्रोडक्शन बंद होनी है, उसके बाद रिपेयरिंग शुरू होनी है। और कभी कभी इवन कतर के अंदर भी जब ये जंग हो रही थी तो वहाँ पे भी एक रिफाइनरी को जो हिट किया गया था, तो उसके ऊपर चंद तज्जियाकारों ने कहा था कि इसको सिर्फ ठीक करने के अंदर 1 साल लग जाएगा। तो ये सिर्फ एक दिन का नुकसान नहीं होता, इसको कई महीने लग सकते हैं, इसको साल भी लग सकता है ठीक होने में। अब मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे डैमेज कितना बड़ा है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तक तो हमारे पास सिर्फ ये रिपोर्ट है कि जनाब रिफाइनरी जो है वो हिट हुई है, लेकिन उसके हिट होने की वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ है ये अब वक्त तय करेगा। और जाहिर बात है जो एक रिफाइनरी जो 4 लाख ऑयल के बैरल जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, उसकी कैपेसिटी जो है वो कितनी कम हो जाएगी, बल्कि हो सकता है ख़त्म हो जाए। सो इससे आप नुकसान का जो है वो आइडिया लगा सकते हैं। इसके साथ साथ अल जज़ीरा ने यह रिपोर्ट किया है कि सऊदी अरब में तैनात एक यूनानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने यमन से दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को जो यंबा में वाक़ तेल साफ़ करने की तनसीबात को निशाना बना रहे थे, फ़िज़ा ही में तबाह भी किया गया है। यमन के अंसारुल्लाह तहरीक के सीनियर तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल सलाम ने जो है इसके ऊपर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि सना बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर जारियाना हमला उन लोगों को ये याद दिलाता है कि जो भूल चुके थे कि सऊदी अरब अब भी इस बात पर इसरार करता है कि हवाई अड्डा बंद रहे और सिर्फ शाही इजाज़त से ही खोला जाए। सऊदी अरब अपनी झूठी जंगों, तकब्बुर, नफरत और जहारियत में इजराइल से किस कदर मुशाबे है। उसने सना हवाई अड्डे पर बमबारी की, लेकिन साथ ही ये दावा भी करता है कि वो यमन की खुद मुख्तारी का दिफा कर रहा है। बयानात और अक़वाम मुत्तहिदा की उन गैर मुनसिफाना करारदादों की आड़ लेना जो सऊदी अरब ने अपने तेल से मुतल्लिक ताल्लुकात के असर रसूख के जरिए मंजूर करवाई, इस हकीकत को नहीं छुपा सकता कि यमन एक गैर मुनसिफाना सऊदी मुहासरे का शिकार है। सऊदी ममलिकत ने यमन के खिलाफ 8 साल जंग छेड़ी, मगर इसमें नाकामी रही और अब वो अपनी नाकामियों का अजाला मुआशी मुहासरे के जरिए करना चाहती है। सऊदी अरब को इस मरहले में ये समझ लेना चाहिए कि अपनी गलत हिकमत अमली और नाक़िस फ़ैसलों की वजह से उसने खुद को यमन का एक वाज़ेह दुश्मन बना लिया है। सऊदी अरब का तकब्बुर पर इसरार और हकीकत को तस्लीम करने से इनकार इसकी सलामती, मईशत और मुस्तक़बिल के लिए संगीन नताइज का बायस है। समुद्री नाकाबंदी का इक़दाम मुहासरे की जंग का पहला मरहला है और हमारी कौम अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए बगैर पीछे नहीं हटेगी। तो मतलब हूसियों की जानिब से जो है बड़ा सख्त बयान इस मामले के ऊपर आ रहा है कि जनाब ये सिलसिला अब शुरू हो गया, ये सिलसिला जो है इसी तरह आगे चलेगा। दूसरी जानिब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, चूँकि हूसियों को ऑब्वियसली कनेक्ट किया जाता है ईरान के साथ, तो ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि यमन में जारी तनाज़ा, बाबुल मंदब और ख़ित्ते के दीगर मसाइल का कोई फ़ौजी हल मौजूद नहीं। ईरान के सरकारी अखबार ईरान डेली को दिए गए इंटरव्यू में अब्बास इराक़ची ने कहा कि यमन की मौजूदा सूरत हाल को ईरान से मनसूख करना दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि बाबुल मंदब में पेश आने वाले वाक़यात की जड़ें यमन, सऊदी अरब और ख़ित्ते के दीगर ममालिक के दरमियान बरसों से जारी तनाज़ात और मसाइल में मौजूद हैं। इसके अलावा अमरीकी सेंटकॉम ने जनाब तस्दीक की है कि अमरीकी बहरिया ने ईरान जाने वाले एक ऑयल टैंकर MT-11 को उस वक्त नाकारा बना दिया जब उसने अमरीकी बहरी नाकाबंदी तोड़ने की 4 बार कोशिश की। अरब मीडिया से गुफ्तगू में सेंटकॉम के तर्जुमान ने कहा कि टैंकर के हमले को मुतअद्दिद बार खबरदार किया गया, मगर उन्होंने अहकामात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि खबरदार करने के बाद अमरीकी फोर्सेस ने टैंकर के इंजन रूम को निशाना बनाकर उसे गैर फ़ाल कर दिया। अमरीकी हुकाम का कहना है कि यह टैंकर अब ईरान की जानिब सफ़र नहीं कर रहा। इसके अलावा मशरिक़ वस्ता में आज अमरीका के इत्तेहादी ममालिक बहरीन, उर्दन और कुवैत ने बज़ाहिर रात के दौरान ईरान की जानिब से किसी नए हमले की फ़िलहाल इतला नहीं दी है। ये तीनों ममालिक जहाँ अमरीकी फ़ौजी अड्डे भी मौजूद हैं, गुज़िश्ता 13 दिनों के दौरान ईरान के हमलों का सबसे ज़्यादा निशाना बनते रहे हैं। उन ममालिक ने अक्सर ईरान से मिसाइल या दीगर हमलों की इतलात उन्हें रोकने, इंटरसेप्ट करने या हमलों के असरात के बारे में सरकारी मीडिया या हुकाम के सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए बयान जारी किए हैं। ताहम हफ्ते की सुबह मुकामी वक्त के मुताबिक ऐसी कोई नई इतला जो है वो अब तक सामने नहीं आई है। दूसरी जानिब अमरीकी सेंटकॉम ने भी जुम्मे के रोज़ अमरीकी वक्त के मुताबिक ईरान पर नए हमलों का कोई ऐलान नहीं किया, हालांकि इससे कबल वो मुसलसल 13 रातों तक ईरान पर हमले कर चुकी है। सो दोनों साइड से हो सकता है एक अनअनाउंस जो है वो
थोड़ा सा सीज फायर जो है वो आया हो। तो यानी ना अमेरिका की जानिब से हमला किया गया, ना ईरान की जानिब से दीगर खलीजी ममालिक के ऊपर जो है वो हमले किए गए। लेकिन दूसरी जानिब इधर सऊदी अरब और यमन का मामला जो है वो दोबारा एक दफ़ा हॉट हो गया है। और अब जो चूँकि सऊदी सरजमीन के ऊपर ये अटैक हुआ है, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है वो देखने वाली ये है कि पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होता है। इससे पहले ये जंग जो थी वो सिर्फ़ और सिर्फ समंदर की हद तक महदूद थी कि 3 जहाज़ों को, बहरी जहाज़ों को जो है वो टारगेट किया गया था। लेकिन अब सऊदी सरजमीन के ऊपर चूँकि अटैक हुआ है तो पाकिस्तान इसके ऊपर किस तरह रिएक्ट करेगा। ज़हन में रखिएगा कि जब ऑयल टैंकर्स को हिट करने के हवाले से, बाबुल मंदब को बंद करने के हवाले से हुसियों का बयान सामने आया था, तो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से बयान जारी किया गया था कि अगर किसी पाकिस्तानी जहाज़ को अगर हिट करने की कोशिश की गई तो हमारा जवाब बड़ा सख्त होगा। अब यहाँ पे ये देखना है कि उस डिफेंस पैक्ट के बाद जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मौजूद है, पाकिस्तान अब इसके ऊपर रिएक्ट करता है या नहीं करता, या सऊदीज़ जो हैं वो पाकिस्तानियों को इस सिलसिले में रिएक्ट करने का कहते हैं या नहीं कहते। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर जो है, एक इंडिपेंडेंट उर्दू की जानिब से खबर आई है कि एक बाखबर सोर्स ने अल शर्क ब्लूमबर्ग को बताया है कि सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान तय पाने वाले पुरम जोहरी ताउन के मुआहदे के मतन में इसके नफाज को इजराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने से मशरूत नहीं किया गया है। सऊदी अरब और अमेरिका ने जुमेरात को पुरम जोहरी ताउन के एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसे 123 मुआहदा कहा जाता है। उसके साथ 2 तरफा हिफाजती इकदाम से मुतल्लिक एक मुआहदा भी तय पाया। नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बात करने वाले जरिए ने ब्लूमबर्ग को बताया कि इजराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के हवाले से सऊदी अरब का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ है और रियाज़ अब भी इस वाज़ेह सियासी रास्ते पर कारबंद है जिसका इख्तिताम फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर हो। इसी सोर्स ने इससे कबल भी ब्लूमबर्ग को बताया कि ट्रंप की जानिब से जोहरी मुआहदे को इजराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने से जोड़ने का ऐलान सऊदी अरब के साथ पेश की मुशावरत के बगैर किया गया और रियाज़ को इस बात का इल्म नहीं था कि वो इस तरह का ताल्लुक कायम करने की तजवीज़ पेश करेंगे। अच्छा जी, अब आ जाइए, डोनाल्ड ट्रंप को जनाब डर लगता है और ईरान से बहुत डर लगता है। और इससे पहले भी ये खबर आई थी कि जनाब उन्होंने कतर की जानिब से जो उन्हें जहाज़ दिया गया था वो उन्होंने तब्दील कर लिया था, जो कि नया जहाज़ था जो उन्हें गिफ्ट के तौर पे दिया गया था। तो उसके ऊपर सफ़र करने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जरा पुराने वाला जहाज़ है वही कटो बाहर, तो उसके ऊपर जो है उन्होंने सफ़र किया था। अब इसी खबर की कुछ मज़ीद तफसीलात भी अब सामने है। बाय द वे, डोनाल्ड ट्रंप के लिए जब ये खबर आई थी मीडिया के ऊपर, जब उस वक्त ये रिपोर्ट हुआ था, तो डोनाल्ड ट्रंप बड़े गुस्से में आ गए थे कि जनाब ये किस तरह ये खबर जो है वो सामने आई है। अब उसके अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स ने और गार्डियन ने जो है वो मज़ीद इसके ऊपर खबर दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ईरानी प्रॉक्सी से दरपेश मुमकिन खतरात के बायस नेटो सरबराह इजलास के बाद डोनाल्ड ट्रंप को आखिरी लम्हे में अपना तैयारा तब्दील करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया सर्विस, सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने सदर ट्रंप को मशवरा दिया था कि वो तुर्किया से रवानगी के वक्त कतर की जानिब से तोहफे में दिए गए नए एयरफोर्स 1 के बजाय पुराना सदारती तैयारा इस्तेमाल करें, क्योंकि नए तैयारे में मखसूस सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी की जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। अखबार के मुताबिक ट्रंप ने इस मशवरे पर अमल करते हुए तुर्किया से इंग्लैंड के सफ़र के लिए पुराना एयरफोर्स 1 इस्तेमाल किया, जिससे कतर के तोहफे में मिलने वाले तैयारे की सिक्योरिटी खसूसियात पर भी सवाल उठने लगे। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस दौरान ट्रंप और सदारती तैयारा दोनों मुमकिन खतरात की जद में थे। CBS न्यूज़ ने नामालूम अमरीकी हुकाम के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टिंग की तस्दीक की। CBS के ज़राए के मुताबिक अमरीकी सीक्रेट सर्विस ने सदर के तैयारे पर मिसाइल फायर करने की खुफिया इतला मिलने के बाद तैयारों को तब्दील करने का फैसला किया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम को यकीन नहीं था कि ईरानी प्रॉक्सी फोर्सेस नए बोइंग 7478 को ख़ास तौर पर निशाना बना रही हैं। उसके बजाय इंटेलिजेंस ने इशारा किया कि धमकी खुद ट्रंप और जिस भी हवाई जहाज़ पर वो सफ़र कर रहे थे की तरफ था। यानी बेसिकली उनका कहने का मकसद ये था कि सिर्फ इसका जो टारगेट था वो कोई नया जहाज़ नहीं था, कोई भी जहाज़ जिस पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सफ़र कर रहे होते, उस हवाले से ये धमकी थी कि शायद उसे मिसाइल से उड़ाने की कोशिश की जाएगी। ख़तरे के बारे में नई रिपोर्ट करता तफसीलात पे समझने में मदद करती है कि वाइट हाउस ने फौरी तौर पर हवाई जहाज़ को तब्दील करने का फैसला क्यों किया। उन्होंने अतिया करदा जेट के इर्द गिर्द जारी सिक्योरिटी खदशात को भी उजागर किया, जिसे ट्रंप ने जल्द अज जल्द इस्तेमाल के लिए तैयार करने पर जोर दिया था। ये दावा इस वक्त में सामने आया जब ट्रंप ने अपने मुशीरों और काबीना अरकान के साथ इजलास में ईरान के खिलाफ हमलों में मजीद शिद्दत लाने और ना लाने के ऊपर जो है वो गौर कर रहे हैं। याद रहे कि ट्रंप 7 जुलाई को तुर्किया में होने वाले नेटो सरबराह इजलास में शिरकत के लिए नए एयरफोर्स 1 में गए थे, ताहम वापसी पर उन्होंने पुराना सदारती तैयारा जो है वो इस्तेमाल किया था। इसके साथ साथ अमेरिका और ईरान के दरमियान जनाब कशीदगी के बायस आलमी बाजार में ख़ाम तेल की कीमतें जनाब अब तकरीबन $110 के करीब पहुँच गई हैं। क्रूड ऑयल के फ़िज़िकल कागज़, ये फ़िज़िकल कागज़ की बात हो रही है, फ़िज़िकल कागज़ की कीमतें इस हफ्ते बढ़कर गुज़िश्ता 2 माह की बुलंदतरीन सतह पर पहुँच गई हैं, जिनमें बाज़ की कीमत $110 फ़ी बैरल तक भी पहुँच गई हैं। इस इजाफे की वजह ईरान और यूक्रेन की जंगों से मुंसलिक सप्लाई में रुकावटें हैं, जिनके बायस खरीदार फौरी फराहमी के लिए मुतबादिल ज़राए से तेल हासिल करने की दौड़ में लग गए हैं। आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों के मेयार
डेटेड ब्रेंट, जिसे दुनिया की 60% से ज़्यादा LSCG हकीकी खाम तेल के कागज़ की कीमत मुकर्रर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ने जुमेरात के इदाद शुमार के मुताबिक $105.70 फ़ी बैरल की सतह जो है वो छू ली है। ये कीमत मई के आखिर के बाद सबसे बुलंद तरीन सतह है और जून के आगाज़ के बाद पहली मरतबा $100 फ़ी बैरल तक की हद से जो है वो तजावुज़ कर गई है। आइए जनाब, अब ज़रा इंडिया की तरफ चलते हैं और वहाँ पे आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से जो एक कॉकरोच जनता पार्टी है, जो एक बिल्कुल मजाक के अंदर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बनी थी, लेकिन करते ही करते उसके करोड़ों फॉलोअर्स जो है वो बन गए। उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा था नई दिल्ली में जंतर मंतर पे, और उनका जो मुतालबा था वो ये था, और मामला जो है पेपर लीकेज का है कि जनाब वहाँ पे पेपर्स जो है वो लीक होते थे और उसमें 20 से ज़्यादा तलबा जो है उन्होंने खुदकुशियाँ कर ली थी इस सारे मामले के ऊपर। तो स्टूडेंट्स की जानिब से बड़ा सख्त इसके ऊपर एहतजाज किया जा रहा था, बड़ा सवेर किस्म का क्रैकडाउन जो है इन स्टूडेंट्स के ऊपर किया गया, लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस फायर किए गए, कई स्टूडेंट्स को जो है वो अरेस्ट किया गया, हिरासत में लिया गया। यहाँ पे राहुल गांधी जो कांग्रेस के सरबराह हैं, उनकी जानिब से भी जो है वो एहतजाज किया गया, वो भी इनके साथ शरीक हुए। कई बॉलीवुड स्टार्स जो हैं फिजिकली भी वहाँ पे गए और सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है उन्होंने अपने गम गुस्से का इन्होंने इजहार किया। और मुतालबा जो सबसे पहला जो बड़ा मुतालबा था वो ये था कि वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो इस्तीफ़ा दें, इस नाअहली के ऊपर जो है वो इस्तीफ़ा दें। अब सेंट्रल गवर्नमेंट, जो इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी की जो हुकूमत है, उसने काफ़ी देर तक, कई हफ्तों तक जो है एक्चुअली इस मामले को टाल के रखा कि नहीं होगा नहीं होगा। लोगों ने भूख हड़ताल की इसके ऊपर, मतलब बड़ी क्रिटिकल किस्म की 20 दिन से भी ज़्यादा की जो है वो भूख हड़ताल वहाँ पे की गई। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, मोदी की गवर्नमेंट थी, वो झुकने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन आज बिलाखिर इंडिया के वज़ीर तालीम ने जनाब इस्तीफ़ा दे दिया। कॉकरोच जिन्हें कहा गया, ये बेसिकली एक जज के रिमार्क्स थे कि उन्होंने स्टूडेंट्स को जो है वो कॉकरोच के नाम से पुकारा गया और वहीं से मजाक जो है वो शुरू हुआ। अल्टीमेटली कॉकरोचों की जो है वो जीत हो गई और इंडिया के जो मिनिस्टर फॉर एजुकेशन है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। सोशल मीडिया के ऊपर जो है एक स्टेटमेंट उनकी जानिब से जारी की गई और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है जमा करा दिया, उनका इस्तीफ़ा जो है एक्सेप्ट भी हो चुका है और ये नरेंद्र मोदी के बतौर वज़ीर आज़म दौरे हुकूमत में अवामी दबाव के नतीजे में ये पहले किसी मिनिस्टर का इस्तीफ़ा है। उन्होंने अपने इस इस्तीफ़े में लिखा, मेरे नौजवान दोस्तों, गुज़िश्ता 4 दहाइयों से मैंने ख़ुद को तलबा, इस्तिज़ा और तालीमी इस्लाहात के मकसद के लिए वक्फ़ कर रखा है। मेरा हमेशा यकीन रहा है कि एक मज़बूत, जामे और मुस्तक़बिल बैन तालीमी निज़ाम एक मज़बूत कौम की बुनियाद होता है। बाकी मैं ज़्यादा डिटेल में ही जाऊँगा। उन्होंने कहा कि जनाब मेरा आज़म है कि मुल्क के नौजवानों को उलझन और इंतशार के जाल में फंसने नहीं दिया जाएगा। जंतर मंतर और मुल्क भर की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इस मकसद के साथ कि मुल्क दुश्मन अनासर सूरत हाल का फ़ायदा ना उठा सकें, कौमी इत्तेहाद बरकरार रहे, किसी भी भारतीय तालिब इल्म का मुस्तक़बिल कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे और हमारे बच्चे अपनी तालीम और मुस्तक़बिल की तामीर पर तवज्जो मरकूज़ कर सकें, मैंने वज़ीर आज़म के सामने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। अच्छा, अब आम तौर पर तो मिनिस्टर फॉर एजुकेशन जो है वो ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ऑब्वियसली किसी भी कैबिनेट के अंदर मेरे ख्याल में जिस तरह होम मिनिस्टर हो गया, फॉरेन मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो है आमतौर पे एक स्टेप जो है वो कम होता है। बल्कि पाकिस्तान में तो 18वीं तरमीम के बाद ये शोबा ही जो है वो सूबों के पास जा चुका है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि वो मोदी सरकार जो किसी के भी सामने झुकने से इनकार करती थी, जिसको रोब था, दबदबा था, गुरूर था, घमंड था कि हम तो किसी सूरत जो है किसी के सामने नहीं झुकेंगे, वो भी झुकने पर मजबूर हो गई इन नौजवानों के सामने, इन स्टूडेंट्स के सामने। एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। मीडिया के ऊपर जो है वो अपने जो कारिंदे बिठाए हुए थे उनके ज़रिए इन स्टूडेंट्स को जो है वो बदनाम करने की कोशिश की गई, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। लेकिन उसका भी उन्होंने काउंटर सोशल मीडिया के ऊपर मजाक की वीडियोज़ डाल के, मीम्स डाल के करना शुरू कर दिया, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इस दौरान उसके बाद इस सारे मामले को जो है वो पाकिस्तान तक के साथ जोड़ दिया गया। मतलब दिल्ली पुलिस की जानिब से खासतौर पे ट्वीट की गई कि जनाब यहाँ पे तकरीबन कोई 450 अकाउंट्स पाकिस्तानी अकाउंट्स है जो इन स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब इनकी आदत है, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि इनकी आदत है कि किसी दूसरे मुल्क के ऊपर जो है जिम्मेदारी डाल दी जाए। अब बंदा पूछे कि चलें 1 मिनट के लिए आपकी बात मान लेते हैं, आइए फिर आपकी बात मान लेते हैं कि जनाब 450 सोशल मीडिया पाकिस्तानी अकाउंट्स जो है वो इन स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे, तो फिर यानी 450 पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स इतने तगड़े निकले कि आपके वजीर को इस्तीफा देना पड़ गया। तो फिर इसका ये मतलब है यानी आपने 1 साल के बाद एक और जंग जो है वो पाकिस्तान से आप हार गए। इवन तो पाकिस्तान ने कभी ये क्लेम नहीं किया। मेरे ख्याल में ये एक इंडिजिनस और बिल्कुल मतलब ये एक लोकल किस्म का ये एहतजाज था। इसके अंदर किसी इंटरनेशनल फोर्स का कोई ताल्लुक नहीं था। ऑर्गेनिक एहतजाज था ये जो स्टूडेंट्स का एहतजाज था, ऑर्गेनिक एहतजाज था और बड़ा जायज़ एहतजाज था कि भाई ये क्या तरीका है, लोग इतने साल मेहनत करते हैं, यूं करके पेपर जो है वो लीक हो जाता है।
और इन बेचारों का हक जो है वो मारा जाता है, जिनके पास वो पेपर्स नहीं आते या जो हलाल तरीके से, जायज़ तरीके से अपने पेपर्स देना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली वो स्टूडेंट्स जो है वो कामयाब हुए, जिन्हें कॉकरोच कहा गया, जिन्हें दुनिया जहान की मुग़लज़ात जो है वो बोली गई, लेकिन अल्टीमेटली उनका एहतजाज जो है वो रंग ले आया। लेकिन अभी भी ये एहतजाज जो है उनके मुताबिक ये अभी पूरा नहीं है, क्योंकि उनका ये कहना है कि 3 में से अभी तक हमारी सिर्फ एक डिमांड जो है वो पूरी हुई है, और वो है वज़ीर तालीम का इस्तीफ़ा। दूसरा, उन्होंने कहा है कि जनाब जितने बच्चे जिन्होंने इस सारे मामले के दौरान जो है पेपर लीकेज की वजह से जो है वो सुसाइड्स की, उन्होंने ख़ुदकुशियाँ की, उनकी फैमिलीज़ को कंपनसेट किया जाए, 1-1 करोड़ रुपया जो है उनको दिया जाए। और तीसरा, उन्होंने कहा कि वो दिल्ली पुलिस जिनकी जानिब से इन स्टूडेंट्स के ऊपर जो है वो लाठीचार्ज किया गया, क्योंकि दिल्ली के कमिश्नर को भी जो है वो हाल ही में तब्दील किया गया था, और जैसे ही वो उस कमिश्नर को चेंज किया गया तब से बड़े ब्रूटल तरीके से जो है इन स्टूडेंट्स को डील किया गया। तो उनके जो एहतसाब का भी जो है वो ये इन स्टूडेंट्स की जानिब से मुतालबा भी रखा हुआ है। तो ये ताज़ा अपडेट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।